नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दुनियादारी। सुमन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। बाल बनाते बनाते उसने रिसीवर हाथ में लिया। उधर से आवाज़ आई, सुमन, मैं राधा बोल रही हूँ। नमस्ते जीजी। खुश रहो। क्या कर रही हो? प्रोग्राम बनाया अजमेर आने का? जी, अभी तो बस स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल में ही उलझी रहोगी या अपने परिवार की कोई फिक्र भी करोगी? तुम्हारे ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी कोई परवाह है कि नहीं तुम्हें? पर जीजी, उनकी देखभाल करने के लिए आप सब हैं ना। जेठ जी, जेठानी जी, मामा जी, सभी तो हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ, सब हैं, पर तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है। दुनिया क्या कहेगी, कभी सोचा है? वह तो यही कहेगी ना कि बूढ़ा ससुर बीमार है और बहू को अपने स्कूल से ही फुर्सत नहीं है। पर जीजी, आप तो जानती ही हैं कि अभी परीक्षा का वक्त है और ऐसे में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मेरी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है वहाँ। सचिन वहाँ पहुँच ही गए हैं। वैसे भी बाबूजी को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सही इलाज मिल गया तो वे जल्दी ही घर आ जाएंगे। 2-4 दिनों में स्कूल के बच्चों की परीक्षा हो जाएंगी तो मैं भी आ जाऊंगी। भाई, सचिन तो अपनी जगह मौजूद है, पर तुम भी तो बहू हो, लोगों की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। मेरी मानो तो आज ही आ जाओ। समाज के रीति रिवाज और लोग दिखावे के लिए ही सही। ठीक है जीजी, मैं देखती हूँ, कहकर सुमन ने फ़ोन रख दिया और तैयार होकर स्कूल के लिए चल पड़ी। रास्ते भर वह सोचती रही कि जीजी ठीक ही कह रही हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए, चाहे यहाँ बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए। पराए बच्चों के लिए मैं परिवार को तो नहीं छोड़ सकती। तभी अंतर मन से कई और आवाज़ें आईं। छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? 2-4 दिनों बाद चले जाना। वहाँ ज़्यादा भीड़ लगाने से क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही चाहिए। वे मेरे पिता जैसे हैं, मेरा भी कुछ दायित्व है। स्कूल के प्रति कोई फर्ज नहीं, बच्चों के भविष्य के प्रति कोई दायित्व नहीं। बीमार व्यक्ति के प्रति दायित्व अधिक होता है, और यदि वह ससुर हो तो और भी, वरना लोग कहेंगे कि पराया खून तो पराया ही होता है। सुमन का धैर्य आखिरकार सुमन के सामाजिक दायित्व के आगे नतमस्तक हो गया। अगले दिन सुमन सीधे अस्पताल पहुंची। नमस्ते जीजी, सुमन ने जीजी के पैर छूते हुए कहा। खुश रहो, अच्छा किया आ गई। बीमार आदमी का क्या भरोसा, कब हालत बिगड़ जाए। कुछ हो जाता तो मन में अफसोस ही रह जाता। अच्छा अच्छा, बोलो जीजी, ऐसे क्यों कह रही हो? जीजी की बात सुनकर सुमन अंदर तक कांप उठी। उसका भावुक मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया था कि इंसान का अंत निश्चित है, और जीजी जितने सहज भाव से यह कह रही थी, उसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, फिर कुछ खा पी लेना। पहले एक नज़र बाबूजी को देख लेती। देख लेना, वे कुछ बोल तो सकते नहीं, वेंटिलेटर पर हैं। तुम पहले नहा धो लो। फिर सचिन को आवाज़ लगाकर बोली, जा कुछ नाश्ता ले आ हमारे लिए, आज कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। पास में ही गर्मा गर्म कचौड़ियाँ उतर रही हैं। 5-7 कचौड़ियाँ और मसाले वाली चाय मंगा ले, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कहकर जीजी वहीं पालथी मारकर बैठ गईं। सुमन हैरान होकर जीजी को देखने लगी।
उसे अस्पताल में ऐसे वातावरण की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह जीजी फोन पर उसे नसीहत दे रही थी, उससे तो यह प्रतीत हो रहा था कि मामला बड़ा गंभीर है और वातावरण बोझिल होगा। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। खैर, भूख तो उसे भी लग रही थी और कचौड़ियाँ उसे भी पसंद थी। सुमन, अब जरा पल्लू सिर पर डालकर रखना, सब मिलने जुलने वाले आएंगे। यही समय होता है अपने घर की इज्जत रखने का। नाश्ता करते ही जीजी ने सुमन को सचेत कर दिया, जिससे सुमन को वातावरण की गंभीरता का एहसास फिर से होने लगा। अस्पताल में मिलने जुलने वालों का सिलसिला चल पड़ा। मौसी, मौसाजी, छोटे दादाजी, मामा जी, उनके साले, बेटे बहू और ना जाने कौन कौन मिलने आते रहे और जीजी सिसक सिसक कर उनसे बतियाती रही। सुमन का काम था सबके पैर छूना और चाय कॉफ़ी के लिए पूछना। वैसे भी उसकी कम बोलने की आदत ऐसे वातावरण में कारगर सिद्ध हो रही थी। 3-4 दिनों बाद बाबूजी की अचानक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी, अब आप लोग इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। इनकी जितनी सांसें बची हैं वे ये घर पर ही लें तो अच्छा है। डॉक्टर की बात सुनते ही सुमन बिलख बिलख कर रोने लगी, पर जीजी सब बड़े शांत मन से सुनती रही और फिर शुरू हो गए निर्देशों के सिलसिले। सचिन, भाभी से कहना गंगाजल, तुलसी पत्र आदि का इंतजाम कर लें। जाते समय रास्ते से धोती जोड़ा, गमछा, नारियल लेने हैं। आदि जाने कितनी बातें जीजी को मुंह जबानी याद थी। वे कहती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे। घर लाने के लिए 3-4 घंटे बाद ही बाबूजी इस संसार से विदा हो गए। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय बाबूजी के मृत्यु शोक में निशब्द हो जाए या जीजी की तरह आगे होने वाले आडंबरों के लिए कमर कस ले। सब काम जीजी के निर्देशानुसार होने लगे। आने जाने वालों का तांता सा बंध गया। सुबह होते ही घर के सभी पुरुष नहा धोकर सफ़ेद झक कुर्ता पायजामा पहनकर बैठक में बैठ जाते। बहू होने के नाते सुमन व उसकी जेठानी भी बारी बारी स्त्रियों की बैठक में उपस्थित रहती थी। सुमन, देख तो इस साड़ी के साथ कौन सी शॉल मैच करेगी। रोज सुबह जीजी का यही प्रश्न होता था और इसी प्रश्न के साथ वे अपना सूटकेस खोलकर बैठ जाती थीं। सूटकेस है या साड़ियों व शॉलों का शोरूम, और वह भी ऐसे समय। सुमन अभी यह विचार कर ही रही थी कि जीजी बोली, ऐसे समय में अपने परायों सबका आना जाना लगा रहता है। ढंग से ही रहना चाहिए। यही मौका होता है अपनी हैसियत दिखाने का। जीजी ने सुमन को समझाते हुए कहा तो उसका भावुक मन असमंजस में पड़ गया। वह तो बाबूजी की बीमारी की बात सुनकर 2-4 घरेलू साड़ियाँ व 1-2 शॉल ही लेकर आई थी। उसने सोचा था ऐसे समय में किसे सज धज दिखानी है, माहौल गमगीन रहेगा, पर यहाँ तो मामला अलग ही था। जीजी तो थी ही सेठानी। घर की अन्य स्त्रियों के भी यही ठाठ थे। नहा धोकर बढ़िया साड़ियाँ पहनकर बतियाने में ही सारा दिन बीतता था। घरेलू काम के लिए गंगाबाई और खाना बनाने के लिए सीताबाई जो थीं। जीजी, आज खाने में क्या बनेगा? सीताबाई ने पूछा तो जीजी ने सोचने की मुद्रा बनाई और बोली, बाबूजी को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। गट्टे की सब्जी और मिस्सी रोटी भी बना लो। दही सब्जी चावल तो रहेंगे ही, सलाद भी काट लेना। हाँ, जरा ढंग से ही बनाना।
जाने वाला तो चला गया, पर ये जीव निगोड़ी ना माने। ऐसी वैसी चीज़ ना भाएगी किसी को। हाँ जीजी, देखना ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि ससुराल जाकर भी याद करेंगी। सुमन मुंह बनाकर कभी जीजी की ओर देखती तो कभी सीताबाई की ओर। अभी तो बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए थे और यह मंजर। खैर, बहती गंगा में हाथ धोने के अलावा चारा भी क्या था। सुमन भी वैसे ही करती जैसे अन्य सभी। अचानक से बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो सभी चौंक पड़े। अरे, गोरखपुर वाले चाचा चाची जी आए हैं। जा सुमन, जाकर बैठक में बैठ जा। हाँ, पल्लू सिर पर रखना। अभी बाबूजी को गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए हैं। ज़्यादा कचर पचर मत करना। चाची थोड़ी चालाक हैं, घर के अंदर की बात उगलवाना चाहेंगी। ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा मत बक देना। सुनकर सुमन हक्की बक्की रह गई। वहीं जीजी, जो अभी तक परिधानों व पकवानों का चुनाव कर रही थी, अचानक यूं गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगी उसने सोचा भी नहीं था। सिर पर पल्लू ओढ़कर सुमन चाची जी के पास बैठ गई। कुछ औपचारिक बातों के बाद चाची जी से रहा ना गया, वे पूछ ही बैठी। क्यों सुमन, बंटवारा तो कर गए ना भाई जी? जायदाद तो काफ़ी थी उनके नाम। सुमन अब तक बस इस बेमौसम की बरसात की आदी हो चुकी थी। बोली, चाची जी, वह सब तो भाई लोग जाने। मैं तो अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन सब बातों के विषय में सोचने का भी समय नहीं मिलता। अब तक चाची जी की नज़र सुमन के हाथों पर पड़ चुकी थी। अरे, यह क्या? सोने की पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तेरे पास हीरे की चूड़ी है ना? ऐसे मौके पर नहीं पहनेगी तो कब काम आएंगी? जीजी तो जीजी, चाची भी? सुमन हैरान थी। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं या शायद दुनिया की यही रीत है। उससे अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी अपने नादानी पर। भला उसके पास क्या कमी थी गहनों व साड़ियों की, जो यों ही मुंह उठाकर चली आई। उसने अपने हाथों के साथ साथ साड़ी को छिपाने की भी नाकामयाब कोशिश की। उसे लगा कि बिना किसी सज धज के आना उसकी भावुकता नहीं, उसकी मूर्खता की निशानी है। उधर अंदर जीजी कीमती पश्मीना शॉल ओढ़े बतिया रही थी। जब से बाबूजी की बीमारी की खबर सुनी, एक निवाला गले से ना उतरा। 2 साड़ी लेके दौड़ी आई मैं तो। आखिर बाप था, कोई दूसरा थोड़े था। अरे, कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है बड़ों की। भाभियाँ तो मेरी भोली हैं, दुनियादारी नहीं जानती। सुमन जीजी की इस बात से सहमत थी। वह तो अब इस सोच में थी कि जिस धूमधाम से 12वें दिन की तैयारी करवाई जा रही थी, उससे तो निश्चित ही था कि बड़ी संख्या में मेहमान आएंगे। सुमन ने एक नज़र फिर अपनी साड़ी व चूड़ियों पर डाली। 12वें दिन भी पहनने के लिए उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था और उस दिन चाची जी जैसी कोई और महान हस्तियों का आगमन हो सकता था। वह बड़ी उलझन में पड़ गई थी। एक मन तो यह कह रहा था कि ऐसे वक्त में ऐसी सज-धज दिखावा ठीक नहीं। दूसरी ओर वही मन उसे समझा रहा था, तुझे भी उस दिन के लिए अच्छी साड़ी व चूड़ियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही दुनिया की रीत है और तू भी इसी दुनिया में रहती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।